हेलो हैमस्टर्स, चलो अपनी जासूस वाली टोपी पहन लें क्योंकि आज हम कैनेडियन बिटकॉइन इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानियों में से एक का पता लगाने जा रहे हैं। शायद जेराल्ड कॉटन नाम आपको परिचित लगे। यह क्वाड्रिगा CX की संपत्तियों के पीछे का नाम है और जो लोग नहीं जानते उनकी कहानी एक ऐसे हैमस्टर जैसी है जो खाने के स्टैश की चाबियां लेकर भाग जाता है, बाकी सभी को पिंजरे में छोड़कर यह सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रीट्स कहां चले गए। और इससे कई कहानियां, व्याख्याएं या जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बातें आईं। दुर्भाग्यवश जब तक कि कुछ अनिश्चितता हवा में रहती है, सबसे अच्छा जो किया जा सकता है वह है कहानी का वर्णन। सूरजमुखी के बीज तैयार हैं? 2018 में क्वाड्रिगा CX कनाडा के सबसे बड़े ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था, जो कनाडा में बिटकॉइन खरीदने के आसान तरीके की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुआ था। ध्यान दें कि क्वाड्रिगा CX से पहले बहुत सारे बिटकॉइन के ट्रेड जापान में माउंट गॉक्स के माध्यम से किए जाते थे, जिसमें कनाडा के यूजर्स को कई मध्यस्थों के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित करनी पड़ती थी। क्वाड्रिगा CX ने कैनेडियन लोगों के लिए सबसे सस्ती और तेज विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की और उस समय यह सबसे सुरक्षित भी था क्योंकि यह फिनट्रैक से व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। एक एक्सचेंज के रूप में इसने अपने यूजर्स से प्लेटफॉर्म पर की गई प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए फीस लेकर पैसे कमाए, जो प्लेटफॉर्म के बढ़ने पर एक काफी बड़ी राशि बन गई। क्वाड्रिगा CX की शुरुआत सचमुच साधारण परिस्थितियों से हुई थी। 2014 में इसने एक्सचेंज पर केवल $7.4 मिलियन मूल्य की बिटकॉइन का व्यापार किया, जिसके बाद 2016 में सभी डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, जिससे मिस्टर कॉटन अकेले डायरेक्टर बन गए। सौभाग्य से बाजार 2017 में बेहतर दिशा में मुड़ गए, बिल्कुल जैसे कि कैनेडियन एक्सचेंज पर व्यापार की मात्रा भी बढ़ी। इसने बेशक बढ़े हुए कमीशन और दुख की बात है कि कैश फ्लो की समस्याओं को जन्म दिया क्योंकि एक्सचेंज बाहरी पेमेंट प्रोसेसर पर निर्भर कर रहा था और पहले से ही हो रहे तमाम हंगामे में एक और घटना जुड़ गई जब 9 दिसंबर 2018 को जेराल्ड कॉटन का निधन हो गया। पब्लिक नैरेटिव में कहा गया कि भारत में अपने हनीमून के 9 दिन बाद और जयपुर के ओबेरॉय राजविलास में चेक इन करने के तुरंत बाद कॉटन बीमार पड़ गए थे। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था और उन्होंने जाना कि उन्हें गैस्ट्रोएंटेरिटिस की समस्या है। अगले दोपहर में उसकी हालत और बिगड़ गई और एक ब्लड टेस्ट के बाद वह सेप्टिक शॉक में चला गया। डॉक्टरों ने कथित रूप से उसे स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल रुक गया। फिर उसे पुनर्जीवित किया गया, लेकिन उसका दिल दूसरी बार रुक गया। पेट दर्द के बाद मात्र एक दिन के भीतर क्वाड्रिगा CX के CEO और संस्थापक को 30 साल की उम्र में मृत घोषित कर दिया गया। उसकी मृत्यु को बाद में एक्सचेंज द्वारा 14 जनवरी 2019 को घोषित किया गया। अब ध्यान में रखें कि कॉटन पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। जब कॉटन की मृत्यु हुई तब क्वाड्रिगा CX में केवल 2 कर्मचारी थे, जिनमें से कोई भी गंभीर कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था। कॉटन ही एक्सचेंज के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, जिसमें इसके फंड्स और कोल्ड वॉलेट्स का प्रबंधन शामिल था। और उनके बिना सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने जल्दी ही एक्सचेंज पर से विश्वास खो दिया। और निश्चित रूप से एक अतिरिक्त जटिलता के रूप में क्वाड्रिगा CX ने अपने बहुत से डिपॉजिट्स को कॉटन के लैपटॉप पर डिजिटल कोल्ड वॉलेट्स में संग्रहित किया था, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद एक्सेस नहीं किया जा सका। लेकिन इस समय तक उनकी मृत्यु बुरा व्यक्ति नहीं होने की प्रतिष्ठा के साथ हुई। जैसा कि बिटकॉइन को ऑन ऐप के संस्थापक फ्रेडी हार्टलाइन ने कहा, उन्हें सावधान और व्यावहारिक के रूप में भी वर्णित किया गया था। उनकी पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने साझा किया कि क्वाड्रिगा CX के पेमेंट प्रोसेसर के बैंक ने उसके फंड्स को फ्रीज कर दिया था, लेकिन एक्सचेंज एक इंटरिम CEO नियुक्त करने जा रहा था। उन्होंने यूजर्स से आग्रह किया कि चिंता न करें, यूजर्स के फंड सुरक्षित थे और ग्राहक उम्मीद कर सकते थे कि आने वाले सप्ताहों में हमारी साइट और हमारी पेशकश किए गए सेवाओं में सुधार दिखाई देंगे। इस घोषणा के एक सप्ताह बाद एक्सचेंज की वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए डाउन हो गई और उसके 2 दिन बाद क्वाड्रिगा CX ने क्रेडिटर प्रोटेक्शन के लिए आवेदन किया। जब नोवा स्कोशिया सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को दिवालिया घोषित किया, यह जानने के बाद कि एक्सचेंज पर $250 मिलियन का कर्ज था और अनुमानित 1,15,000 विभिन्न ग्राहक खातों पर धन बकाया था, तब अतिरिक्त जांच शुरू हुई, जिनमें रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, FBI, 2 अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां और कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स शामिल थे, जो सभी एक ही सवाल कर रहे थे, पैसे कहां गए और क्या एक्सचेंज के पास वास्तव में वह धनराशि थी जिसके होने का वह दावा कर रहा था।
want my money back. No refunds. इसीलिए यह कहानी कि संस्थापक की मृत्यु हो गई थी और केवल वही कोल्ड वॉलेट की प्राइवेट कीज जानता था और एक्सचेंज अपनी होल्डिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकता था को पूरी कहानी नहीं हो सकती थी माना गया। तो हाँ, जब सभी को लगा कि उन्होंने गायब धन का रास्ता खोज लिया है, तब यह निकला कि हैमस्टर वास्तव में गिरगिट जैसा है जो अपने रंग बदलता है और दरारों के बीच से बिना दिखे निकल जाता है। तो क्या कॉटन वही था जो उसने दावा किया था? उसकी मृत्यु के बाद के महीनों में एक्सचेंज के चारों ओर की गतिविधियां थोड़ी अधिक उलझने लगीं। इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्दी ही पाया कि कॉटन ग्राहक के धन का उपयोग करके मार्जिन ट्रेडिंग कर रहा था और अपने एक्सचेंज से पैसे को अपनी व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर रहा था। समाचार प्लेटफॉर्म्स को यह भी पता चला कि उसने या तो बहु हस्ताक्षर वॉलेट बनाए नहीं थे या वे जो उसने वर्षों पहले सेटअप किए थे उनका अब उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय धन का उपयोग घर खरीदने, एक द्वीप, एक विमान और स्वयं के लिए कई लग्जरी वाहनों की खरीद के लिए किया जा रहा था। इस जांच के इस चरण में निष्कर्ष था कि या तो कॉटन ने अपने पैसे के साथ थोड़ी लापरवाही की थी या वह एक धोखेबाज था जो काफी बड़ा एग्जिट स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। EY जो क्वाड्रिगा CX का बैंक्रप्सी ट्रस्टी था, उसने बाद में पाया कि कोई भी क्रिप्टो होल्डिंग्स नहीं थी और एक्सचेंज ने अपने शेष बिटकॉइन का 2/3 हिस्सा ऐसे कोल्ड वॉलेट में भेज दिया था जिन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता था। वैनिटी फेयर और द ग्लोब एंड मेल ने यह पता लगाया कि कॉटन 2003 में हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से जुड़े थे। उनके साथ सह संस्थापक माइकल पैट्रिन भी थे जो कि क्वाड्रिगा CX के सह संस्थापक निकले। हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि पैट्रिन के बारे में और जानकारी दी जाएगी। कुछ छानबीन के बाद कॉटन और पैट्रिन के बीच एक दिलचस्प संबंध पाया गया जिन्होंने ऑनलाइन मुलाकात की थी। शुरुआत के लिए यह पाया गया कि कॉटन ने 2004 में सिर्फ 15 वर्ष की आयु में अपनी खुद की पिरामिड स्कीम S&S इन्वेस्टमेंट्स शुरू की थी। इस पिरामिड स्कीम ने निवेशकों से वादा किया था कि वे 48 घंटों में 103 से 150% या शायद उससे अधिक की वापसी प्राप्त करेंगे। S&S ने अपने संचालन को सिर्फ 3 महीने बाद निलंबित कर दिया, जिसमें उन्होंने निवेशकों की ओर अधिक पूंजी भी ले ली। दूसरी ओर पैट्रिन तेजी उन व्यवसायों से जुड़ गया जो डिजिटल मुद्राओं का लेन देन करते थे, जैसे मिडास गोल्ड जिसने नकद को डिजिटल मुद्रा में और फिर से वापस बदलने का काम किया, जो लिबर्टी रिजर्व और उसके व्यापारियों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। मिडास गोल्ड एक दिलचस्प कहानी है क्योंकि मई 2013 में लिबर्टी रिजर्व अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले का विषय बन गया और यह लिबर्टी रिजर्व के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, जिसने एक संपर्क के रूप में gerald.cotton@gmail.com को सूचीबद्ध किया था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब तक मिडास गोल्ड को जब्त किया गया तब तक जेराल्ड कॉटन अपनी अगली परियोजना की ओर बढ़ चुके थे। 6 महीने पुराना क्वाड्रिगा फंड जो एक हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था और जो वेंचर कैपिटल परियोजनाओं और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट्स में निवेश करता था। एक ऑनलाइन फोरम ब्लैक हैट वर्ल्ड ने यह भी खुलासा किया कि कॉटन ने बिटकॉइन से परिचित एक प्रोग्रामर के लिए एक नौकरी पोस्टिंग की थी ताकि एक वेबसाइट विकसित की जा सके जो डिजिटल संपत्ति के लिए स्टॉक बाजार की तरह एक ऑनलाइन ओपन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य कर सके। शर्त यह थी कि वेबसाइट को जल्दी से बनाया जाए और 3 महीने बाद क्वाड्रिगा फंड, जी हाँ, गायब हो गया। लेकिन क्वाड्रिगा CX एकदम विपरीत था, यानी उपयोग के लिए तैयार। इस इतिहास ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि यह एक्सचेंज एक ऐसी जालसाजी का हिस्सा है जो इस विश्वास पर बनाई गई थी कि लोग ज्यादातर समय उन्हें बताई गई बातों को मानने को तैयार होते हैं। दुर्भाग्यवश यह जेनिफर रॉबर्टसन यानी कॉटन की पत्नी को निशाने पर ले आया। हालांकि उन्होंने अंत में यह कहा कि उन्हें अपने पति की धोखाधड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने दिवालियापन मामले में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जिसके तहत उन्होंने क्रेडिटर क्लास को $12 मिलियन की संपत्ति दे दी। तो कॉटन कहाँ है? कब्र में या किसी सुनसान द्वीप पर बियर पीते हुए? कुछ लोग यहाँ तक सुझाव दे रहे हैं कि उसने अपनी मौत का नाटक किया, अपनी पहचान बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अब वे चुराए हुए पैसे के साथ रह रहा है। ये तो शायद समय ही बताएगा। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।